So hello everyone, we are going to start very first chapter of class 10th of economy, that is development. Now very first we will try to understand about the word development. What is actually mean by development? What are the basic features about development? How we can recognize any particular country or area developed or developing? क्या कुछ स्टैंडर्ड हो सकते हैं, और उसी से एक बेसिक डेफिनेशन तैयार करेंगे हम लोग डेवलपमेंट है क्या। तो वैसा कोई वन लाइनर डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते डेवलपमेंट का। इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे What are the essential things that are required? किसी भी देश में वो essential things क्या हो सकता है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो मनी होगा, बट यहां पे क्वेश्चन सिर्फ मनी तक लिमिटेड नहीं है। क्या मनी ही सिर्फ एक बेसिक फैक्टर है डेवलपमेंट का, या मनी के बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है? तो किसी भी देश में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो इसेंशियल हैं, दैट मीन्स हम उसको एक डेवलप्ड नेशन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लाइक कैन वी लिव टुगेदर, कैन वी लिव टुगेदर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक हार्मनी है या नहीं, लोगों में यूनिटी है या नहीं। अगर किसी भी देश में बहुत पैसा है, वहां का जीडीपी बहुत हाई है, बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये डेवलपमेंट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि द पीपल शुड हैव हार्मनी एंड यूनिटी अमंग देम। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी? उस देश में कोई भी एक ऐसा सेक्शन हो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है किसी भी टाइप का, तो उस देश को हम डेवलप नहीं मान सकते। Can life be more better? Can life be more better? जो लिविंग स्टैंडर्ड, जो बेसिक थिंग्स है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इवन अच्छा हो रहा है या नहीं? अब लिविंग स्टैंडर्ड में सिर्फ पैसा नहीं आ सकता, मटेरियल थिंग्स नहीं आ सकते, मनी से बियॉन्ड भी ऐसी चीजें रिक्वायर्ड हैं जो लाइफ बेटर बना सकती है। पैसा ही सिर्फ लाइफ बेटर नहीं बना सकता। लेट्स सपोज वी हैव अबंडेंस ऑफ मनी बट यू डोंट हैव अ फ्रेश एनवायरनमेंट, यू डोंट हैव अ पॉल्यूशन फ्री एयर, यू डोंट हैव appropriate climate to live. You have lots of money but you don't have a appropriate climate, you don't have good environment, fresh and free environment. These things make your life better. Moderate climate, good climate, pollution free environment, these things are required. तो ये सारे चीजें, ये सारे फैक्टर अगर कहीं हैं तो वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए हम लोगों ने, ये सारे डेवलपमेंट के मीन हो सकते हैं। डेवलपमेंट है क्या एक्चुअली, इन क्वेश्चंस के आंसर में छुपा हुआ है। अगर सारे थिंग्स हैं जो रिक्वायर्ड है, मनी एंड बियॉन्ड द मनी, मेनी मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, हार्मनी, ओके, इक्वलिटी, बेटर लाइफ, अगर ये सारी चीजें हैं तो डेवलप्ड है कोई भी कंट्री। तो एक बेसिक डेफिनेशन हम क्या निकाल सकते हैं डेवलपमेंट का, कि इफ एनी पर्टिकुलर एरिया और कंट्री हैव दिस थिंग्स, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया और कंट्री इज डेवलप्ड। अब ये हम लोगों ने डिस्कस करा। इसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये एक बेसिक मेजर था डेवलपमेंट का, बट किसी भी एरिया और कंट्री में बहुत अलग अलग स्ट्राटा के लोग रह रहे हैं जिनका कंडीशन इंटायरली डिफरेंट है। वो डिफरेंट है एक दूसरे से बहुत सारे बेसिस पे, like on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of economical status,
someone is rich, someone is poor, someone is very rich, someone is very poor. तो एक बेसिक डेफिनेशन तो देखें हम लोग डेवलपमेंट का, लेकिन जितने भी लोग हैं, जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं, उन सबका डेवलपमेंट का गोल अपना सेपरेट हो सकता है. बेसिक फीचर सबके लिए सेम नहीं हो सकता. डेवलपमेंट एक्चुअली में अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अपना सेपरेट अलग अलग हो सकता है. उसी चीज को डिप में समझने के लिए स्लाइड में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. वन इज लैंडलेस लेबरर एंड सेकेंड इज प्रॉस्परस फार्मर. सबसे पहला चीज जो एक लैंडलेस लेबर को चाहिए वह है मोर डेज ऑफ वर्क. मोर डेज ऑफ वर्क मीन्स एम्प्लॉयमेंट. एंड प्रॉस्परस फार्मर को चाहिए हाई फैमिली इनकम. इसके पास लैंड है, इस लैंड से प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो कि इसका इनकम बढ़े. अब इस इनकम को बढ़ाने के लिए इसको चीफ लेबर चाहिए. जो आउटपुट निकल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम होना चाहिए. दैट इज वाई इसका दैट्स हाउ इसका जो फैमिली इनकम है वो बढ़ेगा. जस्ट इससे उल्टा उसी एरिया में, उसी गांव में जिस लेबर से ये काम कराएगा उस लेबर को बेटर वेजेस चाहिए अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक प्रॉस्परस फार्मर है, उसको अपने फील्ड में काम कराने के लिए बहुत सारे चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से एक लेबरर्स का भी है. तो वो लेबरर्स को कम से कम में काम कराना चाहेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, क्योंकि वो अपने फैमिली का इनकम बढ़ाना चाहता है. ऑफ कोर्स बढ़ाना चाहेगा. लेकिन एक जो लैंडलेस लेबर है जो उस प्रॉस्परस फार्मर के यहां काम करेगा, वो ये चाहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिले. इस चीज से हम इस कंक्लूजन पे आ पाए कि डेवलपमेंट का मीन सबके लिए अलग अलग है, और ना सिर्फ अलग है, इवन कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, एक दूसरे से अपोजिट भी है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि डेवलपमेंट का गोल अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग है, और ना सिर्फ अलग है, इवन कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, एक दूसरे से एंटायरली अपोजिट भी है. द नेक्स्ट थिंग इज अ लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रन, फॉर देयर चिल्ड्रन. किसी भी पुअर लैंडलेस लेबर को अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वो डिपेंडेंट है उसके लोकल एरिया में लोकल स्कूल्स पे. सेम एक प्रॉस्परस फार्मर को लोकल स्कूल के लोकल एरिया के लोकल स्कूल से लेना देना नहीं है. ही वाज ट्राइंग टू सेटलिंग देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. अब इस प्रॉस्परस फार्मर को अपने लोकल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है, क्या फैसिलिटी है या नहीं है, अगर है लोकल स्कूल तो अच्छा है, नहीं है तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ता. वहीं एक लैंडलेस लेबर को अब्रॉड में एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल का चीज नहीं है, उसके मतलब का चीज नहीं है. तो वो एक लैंडलेस लेबर अब्रॉड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं, सोचेगा ही नहीं. और एक प्रॉस्परस फार्मर लोकल स्कूल में, लोकल एरिया में, लोकल स्कूल्स में कैसे टीचर्स हैं, क्या है, वो सोचेगा नहीं. ओके, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीन अलग अलग है, और ना सिर्फ अलग है, इवन कॉन्ट्रास्टिंग भी है. ओके, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. डैम का बिल्ट होना. किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में दो ही रीजन्स रहते हैं, आइदर अर्बन और रूरल एरिया. किसी भी अर्बन एरिया में वो अर्बन एरिया इसलिए हो पाया है क्योंकि वहां पे कुछ बेसिक चीजें हैं, हो पाई हैं, डेवलप हो पाई हैं. उसमें से सबसे एसेंशियल थिंग्स है इलेक्ट्रिसिटी. एक सिटी अर्बन एरिया तभी बन पाया है जबकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है. यही चीज उसको एडवांस बनाया है. जो भी हाई टेक एंड जो भी उसके पास जो स्पेशल चीज है एक सिटी के पास, वो सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो पाया है. तुम किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो. इवन हम सब सिटीज में मॉल्स,
उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बड़े बड़े लिफ्ट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं बैकबोन है अर्बन एरिया का। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वहीं रूरल एरिया में उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बस बेसिक नीड्स के लिए, घर में जो नॉर्मल अप्लायंसेस हैं उनको चलाने के लिए। गांव में इंडस्ट्री नहीं है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, एंड द चीफेस्ट वे। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम का बिल्ट होना जरूरी है सिटीज में। अब उस डैम के बिल्ट होने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा जो कि बेनिफिशियल है सिटीज के लिए। लेकिन उस डैम की वजह से, अब डैम एग्जैक्टली मिड ऑफ द सिटी में बन नहीं सकता, वो आउट ऑफ द सिटी जो जहां से लोकल रूरल एरिया स्टार्ट हो जाता है उन एरिया में बनेगा। तो उसका डैम का बेनिफिट जाएगा सिटीज में, बट डैम के बनने का जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस है उसको फेस करना पड़ेगा रूरल एरियाज में। जैसे वाटर को कंजर्व करना किसी भी एक स्मॉल एरिया में जो वाटर लेवल बढ़ाएगा और फ्लड का कंडीशन क्रिएट कर सकता है। फ्लड के कंडीशन से वो सारे लोकल पीपल, लोकल ट्राइबल, लोकल विलेजर्स को माइग्रेट करना पड़ेगा उस रीजन से, अपना सारा जमीन, सारा घर, सब कुछ छोड़ के एक टेम्पररी हाउस में रहना पड़ेगा। अब क्योंकि वो इतने रिच होते नहीं हैं कि एक घर से निकले और ऑलरेडी एक दूसरा घर उनका बना हुआ है। घर उनका वही था, जमीन उनका वही था। तो अगर वहां से उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है तो अब उनके पास कुछ नहीं बचा। एंड उसके आसपास जहां वो रह भी रहे हैं इन तंबूज में, जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए, तो यहां भी ये अच्छे से नहीं रह सकते बिकॉज ये पानी की कंजर्वेशन से, पानी के जमावड़े से बहुत सारे डिजीज क्रिएट हो सकते हैं अगर बहुत टाइम तक पानी यहां जमा रहा तो अभी ये देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी पर्पस से जो डैम बना वो कितना इंपॉर्टेंट है अर्बन एरिया के लिए और एक कितना डिजास्ट्रस हो रहा है रूरल पीपल्स के लिए। सो इट वॉज वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट इज द गोल ऑफ डेवलपमेंट is not same for all the people, even different or even opposite or disastrous or conflicting. Okay, the national development requires answering what is fair and just path for all. लेकिन हम नेशनल डेवलपमेंट का बात करें तो नेशन में तो ये पूरा दोनों एरिया आ जाएगा। नेशन में तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो डेवलपमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरे गांव, सिटी सब में डेवलपमेंट हो, क्योंकि नेशन इन सबको मिला के बनता है। तो ऐसा कोई डेवलपमेंट, छोटा मोटा डेवलपमेंट जिससे एक जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी जगह पे उसकी वजह से डिजास्टर हो रहा है, तो ये इसको हम नेशनल डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। देश के अंदर कुछ ऐसा छोटा मोटा डेवलपमेंट जो एक जगह को डेवलप करा रहा है, दूसरी जगह को हार्स कर रहा है, तो इसको हम नेशनल डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट हम उन चीजों को बोलेंगे जो एक्चुअली में पूरे नेशन में उसका बेनिफिट हो और पूरा नेशन में डेवलपमेंट हो, ना कि उन चीजों को हम नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे जिससे एक जगह पे डेवलपमेंट हो और एक जगह पे इवन डिजास्टर्स हो। तो ये डैम बनना और भी इससे छोटे छोटे चीजें एक नेशनल डेवलपमेंट में नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकती, ओवरऑल इंटायरली डेवलप नहीं बना सकती। खासकर इंडिया जहां पे ज्यादा हमारा जो इकोनॉमी है अभी भी, दोस्त की हमारे यहां भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पिछले कुछ ईयर्स में, बट अभी भी जो जो इकोनॉमिक सेक्टर है हमारा, ज्यादा जो जीडीपी है, अब तो लगभग इक्वल 50-50 बोल सकते हैं, वो रूरल एरिया से ही आ रहा है। तो हम एक सिटी को डेवलप करने के लिए रूरल एरिया को डिस्टर्ब करें, ये खास करके हमारे देश में तो नहीं हो सकता टॉलरेबल। सो हम इसी कंक्लूजन पे आ पाए कि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट का मीन अलग अलग है लोगों के लिए, और ऐसे छोटे मोटे डेवलपमेंट नेशन को डेवलप नहीं कर सकती। ओके, सम मोर
comparison of a nation about on the basis of some standards कि कौन देश कितने डेवलप्ड हैं या नहीं है और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. तो वन मोर थिंग वी हैव टोटल इनकम ऑफ अ नेशन. अभी ही हम बात कर रहे थे कि पैसा टोटल इनकम डेवलपमेंट का एक बेसिक मीन नहीं हो सकता. फिर भी यहां पे ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग. लेट्स सपोज किसी भी देश का टोटल इनकम ज्यादा है तो क्या उसको हम बस उस टोटल इनकम ज्यादा होने के बेसिस पर डेवलप मान सकते हैं या नहीं? इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? मान सकते हैं, पैसा है तो सब कुछ है. पैसा एक्चुअली में दे सकता है सब कुछ, इन्वायरमेंट नहीं वगैरह नहीं दे सकता. बट फिर भी इन्वायरमेंट को भी साइड कर दिया जाए. लेट सपोज इन्वायरमेंट को भी साइड कर दिया जाए, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो तो दे सकता है और लोग उसमें खुश रहेंगे भी. इन्वायरमेंट को एक्चुअली में किसी को पढ़ा भी नहीं है इन्वायरमेंट के बारे में. अगर लोगों के पास पैसा है एंड ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, लग्जरियस ऑल लग्जरियस थिंग्स हैं उनके पास, तो वो डेवलप ही मानेंगे अपने आप को. इवन कुछ टाइम के लिए तो मानेंगे ही. बट एक्चुअली में क्या ये भी पैसे से मिल रहा है? जो टोटल इनकम है देश का, उससे हम ये भी कंफर्म बोल सकते हैं कि लोग खुश हैं, एक्चुअली लोग प्रॉस्परस हो गए हैं उस डेवलपमेंट से? अगर ये भी, अगर देश के टोटल इनकम से अगर ये भी हो जाए कि सारे लोग खुश हैं, इन्वायरमेंट को ठीक है छोड़ते हैं, बट प्रॉस्परस वो है, मटेरियल थिंग उनके पास है, लग्जरियस थिंग उनके पास है, उस पैसे से वो ले पा रहे हैं, फिर भी हम एक टाइम के लिए डेवलप मान सकते हैं. लेकिन क्या ये भी हो पा रहा है? उस टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री से हम ये मान सकते हैं कि हो रहा है, सारे लोग अमीर हैं उस देश में क्योंकि उस देश का टोटल जीडीपी बहुत ज्यादा है. ये चीज समझते हैं. तो टोटल इनकम जो है हमारे देश का, टोटल नेशनल इनकम, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये है क्या? जीडीपी का नोट्स अलग से बना सकते हैं. ये है क्या जीडीपी? ऑल्दो ये सारे जीडीपी एंड जीएनपी ऑल थिंग्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी ये समझने के लिए ये टॉपिक थोड़ा जरूरी है. तो टोटल नेशनल इनकम मींस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये है क्या? ये एक्चुअली किसी भी देश में एक साल में प्रोड्यूस हुआ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज. एक साल के अंदर किसी भी देश में टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए. गुड्स में जो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है गुड्स, वस्तुएं, और सर्विसेज में हम सर्विस प्रोड्यूस करते हैं टीचिंग के फील्ड में, टीचिंग, मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल, ये सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं. तो जो इनकम जनरेट हुआ है सर्विस सेक्टर्स में और जो इनकम जनरेट हुआ है गुड्स के प्रोडक्शन में एक साल के अंदर, वो एक्चुअली जीडीपी होता है सारा. तो ये अबंडेंस ऑफ जीडीपी किससे आ रहा है? बड़े बड़े इंडस्ट्री से, गुड्स प्रोडक्शन में. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जीडीपी आ रहा है गुड्स प्रोडक्शन में एंड सर्विस प्रोडक्शन में. गुड्स में सारे इंडस्ट्री आ गए जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सर्विस प्रोडक्शन में वो सारे बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े स्कूल्स, बड़े यूनिवर्सिटीज, ये सारे आ गए. नाउ टेल मी वन थिंग, कि कितने परसेंट लोग यहां इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? कितने परसेंट लोगों के पास बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है? खासकर इंडिया का बात करें तो इंडिया के एग्जांपल हम ले रहे हैं क्योंकि समझने में ज्यादा कन्वीनियंट होगा. बात सिर्फ इंडिया का नहीं है, सबका है, पूरे वर्ल्ड का ये मेजर है. तो जीडीपी, टोटल इनकम कैसे जनरेट हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स प्रोड्यूस होगा इंडस्ट्री से, सर्विस प्रोड्यूस होगा सर्विस सेक्टर में. सारी चीजें आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बड़े बड़े ट्रक्स हो, बड़े हॉस्पिटल हो, बड़ा स्कूल हो. तो हमारे देश में कितने परसेंट लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? कितने परसेंट लोगों के पास बहुत बड़ा स्कूल है? बहुत कम लोगों के पास. एक रफ आइडिया अगर हम लें तो हमारे देश के 10% लोगों के पास 90% जीडीपी का शेयर है.
यानी कि ये मात्र 10% लोग 90% जीडीपी जनरेट करते हैं, और ये 90% जो जीडीपी का वैल्यू है ये इन्हीं तक लिमिटेड है। बाकी के ये 90% पीपल, ये रहे पीपल, और ये रहा जीडीपी। बाकी के जो 90% लोग मात्र 10% जीडीपी के शेयर में हैं। Listen the word carefully, ignore for some days the handwritings and all that. We will improve, we will install some good technology. Understand, try to understand. हमारे देश में 10% लोगों के पास 90% जीडीपी का शेयर है, और 90% लोगों के पास मात्र 10% का जीडीपी शेयर है। तो हम कैसे बोल सकते हैं हमारे 90% लोग अमीर नहीं हैं, हमारे 90% लोग उस जीडीपी में नहीं हैं जो दिख रहा है बड़ा सा। वी आर द 4th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। डोंट यू नो? ऑफ कोर्स, आई होप यू नो। नो, इंडिया इज 4th लार्जेस्ट जीडीपी। अब तो हमारे देश में क्या होना चाहिए था? अगर हम उन कंट्रीज को छोड़ दें, उन 3 कंट्री को जो हमसे ऊपर है जीडीपी में, उन कंट्री को छोड़ के बाकी सारे कंट्री जो हमसे जीडीपी में नीचे हैं, कुछ टाइम के लिए आप उन कंट्रीज में ट्रैवल करो और एनालिसिस करो कि एक्चुअली में क्या उस कंट्री के लोग हमारे कंट्री के लोगों से कम ज्यादा गरीब हैं। उन वहां पे जो बेसिक फैसिलिटी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हम 4-5 चीज जो हम लोग बहुत फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए उन सारे क्वेश्चंस का, एसेंशियल थिंग, हार्मनी, बेटर लाइफ, क्या ये सारा चीज उन देशों में हमसे ज्यादा है, सॉरी कम है? वो उन 3 कंट्री को छोड़ दे जिनसे हम जीडीपी ज्यादा है, उन बहुत सारे कंट्रीज में आए जिन पे जीडीपी हमसे कम है जिनका, तो क्या वो सारे बेसिक स्टैंडर्ड जो हम लोग जो फर्स्ट स्लाइड में जो हम लोगों ने डिस्कस करा, एसेंशियल थिंग एंड मेनी मोर थिंग, क्या वो सब चीज हमारे देश से कम है? वहां सारी यूरोपियन कंट्री, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज जीडीपी में हमसे पीछे है। तो क्या इन सारी यूरोपियन कंट्रीज में ये सारे चीज क्या कम है हमारे इंडिया से? ऑफ कोर्स नॉट। जीडीपी में भले हम बहुत आगे हैं उनसे, बट ये सारे चीजें जो डेवलपमेंट का बेसिक फीचर है जो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें, वो सब हमसे इवन अभी भी ज्यादा है। जीडीपी कम होने के बावजूद भी उन कंट्रीज में वो सब चीज ज्यादा है जो हम देखें फर्स्ट स्लाइड में। तो जीडीपी ये प्रूफ रहा। आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ प्रूफ कि जस्ट जीडीपी एंड टोटल इनकम ऑफ एनी नेशन इज नॉट द एक्चुअल थिंग through which we can recognize any country is developed। ये एक प्रूफ है। ये आप उन सारे कंट्रीज में जाओ जो जीडीपी में हमसे पीछे हैं, और वो सारा स्टैंडर्ड जो हम फर्स्ट स्लाइड में देखें, बेटर ऑल द थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल आर रिक्वायर्ड, बेटर लाइफ क्वालिटी, हार्मनी, डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ इतना कास्टिज्म है, इतना कॉम्युनलिज्म हावी है हमारे देश पे, रिलीजन के बेसिस पे। पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म भरा पड़ा है, इतना कास्टिज्म है हमारे यहाँ। हाँ, उन कंट्रीज में जाओ कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई कम्युनलिज्म नहीं है, यानी कि लोगों के पास इक्वलिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। इवन दो उसके हमारे यहाँ जीडीपी ज्यादा है, तो जीडीपी ज्यादा हो जाने से नहीं होगा सिर्फ। आई होप ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज हो सकता है, ठीक है, जीडीपी नहीं है टोटल पैसा। अभी हम लोग देखें कि 90% लोगों के पास मात्र 10% जीडीपी का शेयर है, और 10% लोगों के पास 90% जीडीपी का शेयर है। तो एक काम करते हैं, एवरेज इनकम निकाल देते हैं कि देश में हमारे यहाँ लोगों के पास एवरेज इनकम कितना है, यानी कि पर कैपिटा इनकम कितना है। ये एक अच्छा, ठीक है, जीडीपी तो अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, ये एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम हो सकता है। हर एक व्यक्ति का आय निकाल देते हैं, तो उससे तो पता चल जाएगा। अब हर एक व्यक्ति का आय कैसे निकलता है पर कैपिटा इनकम? हर एक व्यक्ति का आय निकलेगा
एवरेज इनकम या उसी को हम पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम द सेम थिंग। ये निकलेगा टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यानी कि हमारा जो टोटल जीडीपी है, टोटल इनकम है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम निकलेगा। ठीक है, वो बहुत सारे कंट्री से इवन कम आए, बहुत सारे कंट्री से कम आएगा, क्योंकि हमारे यहां जीडीपी ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है। तो मैटर तो यही सॉल्व हो गया कि पैसा ज्यादा है तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से कम आएगा, जो हमसे जीडीपी में पीछे हैं बहुत, बट पर कैपिटा इनकम में वो बहुत हमसे आगे निकल जाएंगे। तो रिजल्ट यही रहा, प्रूफ यही रहा, प्रूफ यही रहा कि पर व्यक्ति आए तो कम है, और कंट्री इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विथ पर्टिकुलर पीपल, कंट्री इज एसोसिएटेड with each and every citizen of that country, means country is responsible for each and every citizen, not any particular rich person only। तो यहां पर कैपिटा इनकम एक एक व्यक्ति के पास वैल्यू कम आ रहा है, पैसा कम है, तो ऑफ कोर्स मनी नहीं हो सकता, मनी हमारे पास है भी नहीं। और लेट्स सपोज है भी बहुत सारे कंट्री से पर कैपिटा इनकम ज्यादा आ भी गया, तो वो पर कैपिटा इनकम एक्चुअली में थोड़ी उनके पास उतना है। अगर इंडिया में आकर देखा जाए, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, तो ये हम लोग निकाले कैसे? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो क्या ये टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड करके क्या एक्चुअली में पैसा बांट दिया गया क्या सबों में इक्वल इक्वल? ये तो बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। ग्राउंड लेवल पे तो पैसा बांटा नहीं जा रहा है, सारे पैसे को रखो और सारे लोगों में बांट दो इक्वली। ग्राउंड लेवल में तो ऐसा हुआ नहीं, पैसा अभी भी वही है, उन 10% लोगों के पास ही है पैसा, पैसा बटाव थोड़ी है। तो ये पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज इनकम इज जस्ट व्हाट, अ मिथ, नॉट अ मिथ, अ ब्लाइंड स्पॉट, जो बस दिख रहा है एक डेटा, क्योंकि हम बांट दिए मैथमेटिकली हम बस बांट दिए कॉपी पे, ऐसा कैलकुलेशन कर दिए टोटल इनकम अपॉन टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। बट ग्राउंड लेवल पे तो ऐसा हुआ नहीं यार कि सारा पैसों को हम इक्वली बांट रहे हैं सब लोगों में। अभी भी पैसा उन 10% लोगों के पास ही है सारा, तो ये कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। पर कैपिटा इनकम जो वैल्यू आ रहा है उससे भी हम लोग ये भी पता चल गया कि बहुत पीछे हैं हम लोग, और अगर आगे रहते भी तो एक्चुअली में थोड़ी पैसा बट रहा है, वो तो बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन 2023 के डाटा बेस के अकॉर्डिंग, जिसका पर कैपिटा इनकम $24,000 और उससे कम आ रहा है, वो लो इनकम कंट्री है। जिसका पर कैपिटा इनकम, जिसका 10,030 पर कैपिटा इनकम आ रहा है, वो लो मिडिल इनकम कंट्री है, इंडिया उसका एग्जांपल है। और इसका पर कैपिटा इनकम 63,400 एंड अबव है, वो
अगर ऐसा होगा कि पैसा इक्वली ही बटा हुआ है तो फिर ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन आ जाता है। तो एवरेज गिव्स एज अ वर्किंग बेस लाइन टू कंपेयर इन नेशन। और पर कैपिटा इनकम भी कोई बहुत ही यूजफुल चीज नहीं है, क्योंकि एवरेज इनकम में एक्चुअली में पैसा ग्राउंड लेवल पे बांटा नहीं जा रहा है लोगों में, वो बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, द वर्ल्ड बैंक अप्रोच पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड करना, लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री और रिच और डेवलप्ड कंट्री। तो जिसका पर कैपिटा इनकम $2,400 और उससे कम है वो लो इनकम कंट्री है। जिसका $10,030 है वो लो मिडिल क्लास इनकम में आ रहा है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री। और जिसका भी एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 63,400 एंड अबव आ रहा है वो रिच और डेवलप कंट्री है। लेकिन ये एप्लीकेबल तभी है, इसको हम रिच तभी, एक्चुअली में रिच तभी मानेंगे जब एक्चुअल लेवल पे सारे लोगों के पास 63,400 एंड अबव डॉलर होगा तभी। नहीं तो वही इंडिया वाला हाल अगर रहा, इंडिया का हाल क्या किसी भी कंट्री में, अगेन आई एम सेइंग को बस समझाने के लिए मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी कंट्री में अगर ऐसा रहा कि टोटल जीडीपी बहुत ज़्यादा तो है लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास मैक्सिमम जीडीपी का शेयर है, उस केस में अगर हम पर कैपिटा इनकम निकाले भी बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के पास एक्चुअली में हर व्यक्ति के पास उतना पैसा है नहीं। तो एवरेज इनकम भी कोई यहां पे सुटेबल चीज नहीं हुआ। सो एवरेजेस गिव अस वर्किंग बेस लाइन टू कंपेयर नेशंस, बट एवरेज कैरी अ डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअली में हम लोग समझे वो कि कैसे है ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोल रहा है, इसी को एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, लाइक कंट्री ए एंड कंट्री बी। अब यहां पे कंट्री ए में 5 लोग हैं, इनके पांचों का इनकम है, एक का 9,500, 10,500 और लगभग 10,000 के आसपास सभी का। तो इसका एवरेज इनकम भी 10,000 ही आ रहा है, यानी कि पर कैपिटा इनकम एवरेज 10,000 आ रहा है। और एक्चुअली में सबके पास 10,000 के आसपास लगभग उतना ही पैसा है। तो यहां पे कंट्री ए में एवरेज इनकम का कोई मतलब निकल रहा है, जो अभी पिछले साइड हम लोग समझ रहे थे कि $63,400 एंड अबव अगर है पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो उसको डेवलप और रिच कंट्री माना जाएगा। लेकिन उतना हो रियली में तब तो, कहीं ऐसा ना हो कि जीडीपी बहुत ज्यादा है और बहुत कम लोगों के पास सारा जीडीपी है, तो फिर तो वर्थलेस है। और वही सेकंड कंट्री बी में है, यहां पे टोटल एवरेज इनकम इसका 10,000 है, लेकिन इन 4 लोगों के पास उस एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम से बहुत कम पैसा है। एक्चुअली में बस इस 5th पर्सन के पास अकेले का 8,000 है आउट ऑफ 10,000। तो इसका भी एवरेज इनकम 10,000 ही निकाल के आ रहा है। लेकिन यहां पे एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्री बी को डेवलप रिकॉग्नाइज कर देना, ये एक वर्थिट वैल्यू नहीं है। ये चीज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम नहीं है बेसलाइन, नहीं है एक एप्रोप्रिएट मेजर किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप, नॉन डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड का स्टेटस देने के लिए। वो एक इन एप्रोप्रिएट तरीका है। इसी चीज को और स्ट्रांगली समझने के लिए हम देखते हैं कि एक्चुअली मनी कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। मनी ही इंपॉर्टेंट है और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां पे डेटा है इनकम का, स्टेट का पर कैपिटा इनकम का, स्टेट के पर कैपिटा इनकम का। तो फर्स्ट स्टेट है हरियाणा, फर्स्ट स्टेट इज हरियाणा, जिसका पर कैपिटा इनकम अबाउट 2,64,729, यानी कि इन तीनों कंट्री का कंपैरिजन में हरियाणा, केरला और बिहार तीनों के कंपैरिजन में
हरियाणा के पास सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, सेकंड केरला 2,34,405 एंड लीस्ट बिहार जिसका पर कैपिटा इनकम ओनली 47,498 है। ये रहा तीनों स्टेट का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जहां हरियाणा में सबसे ज्यादा है, केरला में उससे कम है, बिहार में सबसे कम है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो क्या हरियाणा सारे फैक्टर्स में सबसे आगे है? क्योंकि हरियाणा सबसे रिच है, तो अब क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है डेवलपमेंट के लिए, तो हरियाणा के पास क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा है, तो सारी चीजों में हरियाणा सबसे आगे होना चाहिए था, केरला मिडिल में होना चाहिए था, और बिहार हर चीज में सबसे पीछे ही होना चाहिए था। तो लेट्स लुक अनदर एस्पेक्ट, हियर इट इज बियॉन्ड द बैलेट, बियॉन्ड द बैलेट the wealth does not equal, the wealth does not equal well-being। अभी हम लोग देखे थे कि हरियाणा सबसे हाई इनकम था, उसके बाद केरला, सबसे लीस्ट इनकम वाला बिहार। बट अदर एस्पेक्ट को देखते हैं, वहां पे हम इनकम को देख रहे थे, बट ये दो अदर एस्पेक्ट दिए हुए हैं। पहला इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड सेकंड लिटरेसी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता क्या है पहले ये समझे हम लोग। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहने का मतलब किसी भी स्टेट में जो इन्फेंट है, इन्फेंट किनको बोलते हैं? बेबीज अब लेस देन बिफोर एज ऑफ 1 ईयर कि जो बच्चे हैं, 1 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको इन्फेंट बोल रहे हैं। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि किसी भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये हुआ कि वो वैसे बच्चे जो 1 साल से कम हैं, वैसे बच्चे 1 साल से कम अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही उनका डेथ हो जा रहा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो रेट है कि हर 1000 बच्चों पे ऐसे बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही उनका डेथ हो जा रहा है। तो अगर टोटल लेट सपोज टोटल 1000 चिल्ड्रंस बॉर्न हुए किसी पर्टिकुलर ईयर में, और उसमें उस 1000 बच्चों में से लेट सपोज 80 अनफॉर्चुनेटली ये 80 चिल्ड्रन 80 बच्चे 1 साल पहले से अपना एक फर्स्ट बर्थडे पूरा करने से पहले उनका डेथ हो जाए, तो वहां का मॉर्टेलिटी रेट हम यहाँ पे 1000 का कंपेरिजन देख रहे हैं पर 1000, और अगर वही 2000 में देखें तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो मॉर्टेलिटी रेट हम पर 1000 पे मेजर करते हैं। पर 1000 बच्चों में से, छोटे बच्चों में से, 1 साल से पहले वाले बच्चों में से जितने बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे यानी कि 1 साल पूरा होने से पहले जिनका डेथ हो जा रहा है, उस रेट को मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अब ये एक नेगेटिव चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी का मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है मींस ये बहुत वो उसके लिए एक बैड एस्पेक्ट है, ये अच्छा नहीं है मॉर्टेलिटी रेट हाई होना। लेकिन हरियाणा में मॉर्टेलिटी रेट सबसे हाई है, हरियाणा में मॉर्टेलिटी रेट सबसे हाई है, इवन दो कि इसके पास सबसे ज्यादा हाई इनकम है। अभी हम लोग बहुत स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा हरियाणा के पास है, बट सबसे ज्यादा फिर भी बच्चे मर रहे हैं। मॉर्टेलिटी रेट यानी कि हर 1000 बच्चों पे 28 बच्चे ऐसे हैं जो अपना 1 साल पूरा होने से पहले ही उनका डेथ हो जा रहा है। लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा नहीं है, लिटरेसी रेट यहां 82% ही है, जबकि सबसे ज्यादा पैसा था और पैसे पे ही सब कुछ डिपेंड करता, तो ये 3 में से सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो ज्यादा होना चाहिए वो कम है, और मॉर्टेलिटी रेट जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, कम होना चाहिए, वो हाईएस्ट है। पैसा में ये हाईएस्ट, तीनों कंट्री में इसका है हाईएस्ट इनकम, लेकिन और भी सारे
पैसा है तो फिर ये इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा क्यों है? अगर पैसा पे ही डिपेंड रहता सब कुछ, तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में पैसा है इसके पास सबसे ज्यादा, उसी प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। केरला जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका मॉर्टिलिटी रेट सबसे कम है और लिटरेसी रेट इसका हाईएस्ट है। बिहार का मॉर्टिलिटी रेट हरियाणा से भी कम है। बिहार सबसे लोएस्ट इनकम वाला स्टेट है, बट फिर भी मॉर्टिलिटी रेट यहां बिहार हरियाणा से भी कम है। यानी कि बिहार में कम पैसा होने के बावजूद बिहार में बच्चे कम मर रहे हैं एक साल से पहले वाले बच्चे हरियाणा के कंपैरिजन में। तो इन एस्पेक्ट्स के टर्म्स में बिहार और केरला हरियाणा से ज्यादा बेटर पोजीशन में है। बस इकोनॉमी और पैसे को छोड़ दिया जाए तो जो दूसरे एस्पेक्ट है, उन एस्पेक्ट में जो केरला और बिहार है हरियाणा से ज्यादा अच्छे पोजीशन में है। लिटरेसी रेट तो है ही मिनिमम अनफॉर्चुनेटली बिहार का। बीइंग अ बिहारी वी शुड so concerned about it, and that is our initiative to raise the level of education in Bihar. That is why it's my initiative to start a free education for all of us, for all of you even. Okay, moving further. So here is conclusion. Despite earning more, a child born in Haryana is nearly 3 times more likely to die before their first birth than a child in Kerala. Okay? So इस डेटा से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस डेटा से समझना ये है कि कुछ इनकम में तो हरियाणा सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हरियाणा का पोजीशन हरियाणा से कम इनकम वाले स्टेट से खराब है। तो सिर्फ पैसा, ये कितना बड़ा चीज है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, जस्ट थिंक अबाउट देयर मदर एंड देयर पेरेंट्स हु आर लूजिंग देयर चिल्ड्रन, अ वेरी स्मॉल बेबी। तो इस केस में क्या उनके लिए पैसा मैटर करता है या फिर वो बच्चा मैटर करता है? सो नाउ थिंक कि किस मिथ में थे हम लोग, और अभी भी मोस्टली लोग रहते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जो ये चैप्टर, जिनको इस चैप्टर का नॉलेज नहीं है, या आप सब जो ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ रहे होते हैं 9th तक, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि पैसा ही सब कुछ है। बट गो एंड आस्क दोज मदर एंड पेरेंट्स हु आर लूजिंग देयर चिल्ड्रन बिफोर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट बर्थडे ऑफ दैट बेबी, क्या इस केस में पैसा मैटर करता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो हरियाणा के पास पैसा ज्यादा होने के बाद भी ये बहुत ही सेंसिटिव चीज, बहुत ही क्रिटिकल चीज जो कि खराब है हरियाणा में। नाउ कंक्लूजन इज कि पैसा नहीं है कुछ। ये डेवलपमेंट स्टेटस के लिए इकोनॉमिकल वेल्थ इट्स नॉट एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड टू मेजर। The money in your pocket cannot buy everything. Of course, अभी जस्ट इसके पिछले साइड में हम लोग देखें कि हरियाणा में उतना पैसा होने के बाद भी वो अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहा है, उन छोटे मासूम बच्चों को जो इवन फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किए अपना। वो उनका जन्म तो जरूर हुआ, बट लाइफ इस दुनिया में आके वो कुछ चीज एक्सपीरियंस किए नहीं, क्योंकि 1 साल से पहले बच्चे को तो ऐसा सेंस आया नहीं उनके अंदर कि कुछ वो फील भी कर सके। उनके अंदर वो कोई सेंस आया नहीं है, उनका कोई सेंस डेवलप नहीं हुआ है कुछ फील करने के लिए, कुछ देखने और सोचने समझने के लिए। तो उनका दुनिया में आना ना आना एक ही बात है। So normally your money, your money cannot buy
you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines. Money may also not able to protect you from infection, disease, unless the whole of your community takes preventive steps. ये बता रहा है कि जो पैसा है वो तुमको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं दे सकता, तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता किसी भी रैंडम इन्फेक्शन से जो जिसका आइडिया है नहीं, जिसको प्रिवेंट हम नहीं कर रहे हैं, बस पैसा है मेरे पास और हम किन्हीं डिजीज इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपने सैनिटेशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बस पैसा है, अनडिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं तो इन्फेक्शन ही नहीं हो। जस्ट अभी कुछ साल पहले कोविड से हम लोग सब अवेयर हैं, पैसा रखा कर रह गया। द रिचेस्ट कंट्री अमेरिका वॉज टोटली हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ कोविड, सारा पैसा रखा हुआ है, इटली एंड ऑल दैट, ऑल यूरोपियन कंट्रीज। आई होप ये चीज धीरे धीरे अब स्ट्रांग होते जा रहा है, एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होते जा रहा है कि एक्चुअली में क्या है। मनी इज नॉट द ओनली standard to measure the economical status of any nation. So income is an inadequate indicator of material goods and services citizen actually use. तो मनी क्या है? inadequate, अपर्याप्त। मनी है इंपॉर्टेंट, बट मनी ही सब कुछ है, इट्स नॉट एक्चुअली ट्रुथ। Money is inadequate. You will have to take care of many more things beyond the money if we want to develop our nation, if we want to live a good life. So we get out of myth कि पैसा ही सब कुछ है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से बहुत स्ट्रांगली समझने की कोशिश की। आई होप ये समझ में आया और बहुत अच्छे से समझ में आया। द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। अब एक्चुअली हम आ गए हैं जो पैसा की, अभी तो हम लोग बस समझ रहे थे कि पैसा नहीं है जरूरी एग्जाम्पल से, तो पैसा नहीं जरूरी तो ठीक है, जरूरी है क्या और क्या क्या चीज जरूरी है भाई। तो द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी। पहला, इंडिविजुअल सिक्योरिटी। इंडिविजुअल सिक्योरिटी, let's suppose you have a lots of money, let's suppose I am offering you a job। एक जॉब ऐसा है जिसमें सिक्योरिटी, तुम्हारे लाइफ का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई डेंजर, कोई ऐसा डेंजरस चीज नहीं है, पैसा कम है, तुम अपने फैमिली के साथ रह सकते हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, वहां पे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, नियर बाई है जिसमें तुम अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हो और काम पे भी जा सकते हो, ये सब कुछ। एंड एक दूसरा जॉब है जिसमें तुम फैमिली से बहुत दूर तुमको रहना पड़ रहा है और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, जॉब का सिक्योरिटी नहीं है कि जॉब रहेगा, आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। उसका जो प्रोसेस है, उसमें वर्क प्रोसेस जो है, उसमें फिजिकल इंजरीज का कंडीशन ज्यादा है, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? फर्स्ट कंपैरिजन है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी है और कलेक्टिव सिक्योरिटी है, एक हार्मनी है लोगों में। सेकेंड कंपैरिजन, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड कलेक्टिव एजुकेशन। ये सारे पब्लिक फैसिलिटी हैं जो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इंडिविजुअल सिक्योरिटी भी चाहिए और पब्लिक सिक्योरिटी भी, कलेक्टिव सिक्योरिटी भी चाहिए। इंडिविजुअल सिक्योरिटी जब आप अपने घर में रह रहे हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी जब पूरे सोसाइटी में जब बाहर निकल रहे, रोड पे निकल रहे हैं, तो पूरा एक इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट इनसिक्योर है तो आप भी उसी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। पब्लिक प्लेसेस में सिक्योरिटी होना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। सेकेंड, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड कलेक्टिव एजुकेशन।
तो सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, यहां पे दो इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी का बात किया जा रहा है, और अलग अलग बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे और कलेक्टिव बेसिस पे। तो ध्यान ये देना है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, दो बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे और कलेक्टिव बेसिस पे। ठीक है, तो ये दो चीज जरूरी है और दोनों बेसिस पर जरूरी है, दो चीज दोनों बेसिस पर जरूरी है। अगर हम सिक्योर हैं तो ही पैसा का यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं तो ही पैसा अर्न कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम सिक्योर हैं तो उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर हम हैं तो पैसा है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ध्यान देना है एजुकेशन पे। नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट, तो अभी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। अगर अभी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में देयर आर मेनी मोर थिंग विच अट्रैक्ट द स्टूडेंट, गेमिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ऑप्शन दिखता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अभी चुपचाप बैठ के एजुकेशन पे ध्यान देना है, अपने एजुकेशन को स्ट्रांग करना है। लाइफ बहुत बड़ा है, सब कुछ है आगे, ठीक है। तो जब तक पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तब तक सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। एक एजुकेटेड पर्सन ही, अभी बहुत सारे मिथ्स भी आते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल और रील्स और बहुत जगहों पे देखने को मिलता है कि एजुकेटेड लोग कुछ नहीं कर पाते ज्यादा जीवन में। हाँ, बहुत, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, सम स्टूपिड पर्सन, सम स्टूपिड यूट्यूबर्स गिव्स सम एग्जाम्पल्स कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करते हैं जीवन में। मेनी मोर एग्जाम्पल्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं जीवन में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये वर्थ इट नहीं है, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है कि एजुकेशन नहीं ले रहे हैं और बस इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होकर लोगों के बाद में आके पढ़ाई पे ध्यान कम देके और बहुत ज्यादा इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं अभी, जबकि पढ़ना चाहिए जिस टाइम पे। तो उन ट्रैप में नहीं फंसना, चुपचाप अपने एजुकेशन पे फोकस करना है फिलहाल, जब तक पढ़ने को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ साल बाद पढ़ाई छूटेगा और कभी जीवन में पढ़ने का ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी नहीं। और आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी हर चीज का मिलेगा, बट बस पढ़ाई का नहीं मिलेगा। फिर जो चाहे करो, तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है वो सब दिख जाएगा, तुम क्या कर सकते हो एक्चुअली। बट अभी कुछ टाइम तक बस पेशेंस रख के पढ़ाई पे ध्यान देना और स्किल पे काम करना है, कुछ पैसा कमाना और भी चीजों, और इस मिथ में आना कि पढ़े लिखे लोग बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाते जीवन में। तो इन मिथ्स में नहीं पड़ना, इन ट्रैप में नहीं फंसना। केरला हैज द लो इन्फेंट mortality not because individuals are richer, but because the state has educate, collective health and education facilities। और हम लोग इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आने वाले हैं, और हम लोग फाइनली इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आ रहे हैं। अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा कि केरला में सबसे कम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो रिच है, इसलिए कि वहां पे एडिक्वेट कलेक्टिव हेल्थ फैसिलिटी है और एजुकेशन फैसिलिटी है। यानी कि इस चैप्टर के कंक्लूजन पे हम लोग आ रहे हैं दैट हेल्थ एंड एजुकेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंट। अभी सीधी वजह से हम लोग समझते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट है क्या, सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत चीजें चाहिए। पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए, और वो चीज जो चाहिए पैसे के अलावा वो मिलेगा कैसे? पैसे के अलावा जो चीज चाहिए वो पैसे से तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा हेल्दी रहने से और एजुकेटेड रहने से। तो किसी भी देश में डेवलपमेंट तभी आ सकता है जब वहां का हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा हो।
क्योंकि कोई एजुकेटेड है तो पैसा जनरेट कर लेगा, और हेल्दी है तभी उस पैसे को यूटिलाइज भी कर पाएगा। तो इस कंक्लूजन पे हम लोग आए। तब से हम लोग बस ये समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट क्या क्या चाहिए, डेवलपमेंट में क्या क्या चीज चाहिए होता है, वो 5 क्वेश्चन देखें। अब उन 5 चीजों को लेने के लिए फिर हम लोग बीच में समझे कि पैसा से वो हर चीज, वो 5 चीज नहीं आ सकता, तो किससे आएगा? अब हम लोग उस फाइनल कंक्लूजन पे हैं कि कलेक्टिव हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी से आएगा। ओके, कलेक्टिव हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी से आएगा, यानी इट मींस एजुकेशन एंड हेल्थ आर द 2 most important factors that determine the development status of any nation. Again, I am repeating, education and health is the 2 most important factors that determine the economic status, the development status of any nation. अब एक्चुअली में हमारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली में कौन कितना डेवलप्ड है या नहीं है, ये इससे पता चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूएन का एक बॉडी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएन का एक बॉडी यूएनडीपी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब ये यूएनडीपी जारी कर रहा है तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कर रहा है? किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी यूएनडीपी इशू कर रहा है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो किन बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कर रहा है? किस फैक्टर को पिक कर रहा है कि कौन ह्यूमन डेवलप्ड है, कौन नहीं है, क्या कौन सा फैसिलिटी उस ह्यूमन के पास रहेगा तो उसको डेवलप मानेंगे और उसको डेवलप में रखेंगे, किसको डेवलप में नहीं रखेंगे। किन फैक्टर्स को पिक कर रहा है? पैसे को पिक कर रहा है, हाँ, इनकम को पिक कर रहा है, किसको पिक कर रहा है? तो देयर आर थ्री मेजर पिलर्स जिसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो इशू कर रहा है यूएनडीपी। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स जिसके बेसिस पे यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इशू कर रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हेल्थ, क्योंकि यार हेल्थ इज वेल्थ, वैसे भी हम लोग सुनते आए हैं। हेल्थ अगर है तो तुम पैसा भी यूटिलाइज करोगे, हर चीज करोगे। हेल्थ ही नहीं है तो तुम्हारे पास दुनिया का सब कुछ पड़ा रहे। अभी हम सब सिकंदर का स्टोरी जानते हैं, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड विक्ट्री पे निकला और लगभग हालांकि वो अलग स्टोरी है कि इंडिया पे विक्ट्री नहीं कर पाया, बट लगभग जितना वो जीता, जितना बड़ा साम्राज्य को जीता, वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज था। लेकिन लास्ट में बहुत कम एज में वो सारे चीजों पे जितना वो जीता, उन सब पे जब राज करने का टाइम आया तो बस एक नॉर्मल बुखार से उसका डेथ हो गया, नॉर्मल फीवर से उसका डेथ हो गया। तो ये सिकंदर का स्टोरी बेस्ट स्टोरी है यहां ये समझने कीजिए। लगभग दुनिया जीत गया वो, लगभग सिकंदर पूरा वर्ल्ड कॉन्क्वेयर कर लिया। लेकिन जब उस पूरे दुनिया पे राज करने का टाइम आया तो जब उसका हेल्थ साथ नहीं दिया, उसका हेल्थ उसका साथ नहीं रहा, तो उस पूरे जीते हुए दुनिया को खाली छोड़ के चला गया। और उसका हेल्थ रहता तो एक्चुअली में और बची हुई दुनिया को जीतता और पूरे दुनिया पे राज करता। ये बेस्ट एग्जांपल है और ये सिकंदर का एग्जांपल था। हम सबको ये फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रायोरिटी करो, सबसे पहले अपने
हेल्थ को प्रायोरिटी दो। दैट इज वाई वी यूज्ड टू से कि हिस्ट्री टीचेस अस। और यहां पे सिकंदर के इस स्टोरी, हिस्ट्री का ये जो पार्ट है सिकंदर का स्टोरी, उससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस चैप्टर में भी हम लोग को ये समझना है, यही पढ़ना है। ये चैप्टर डेवलपमेंट जो चैप्टर है हम लोगों को यही बता रहा है कि हेल्थ ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम लोग बहुत टाइम से बहुत डिस्कस कर रहे हैं, पैसा कैसे अच्छा है, पैसा कैसे खराब है, पैसा से क्या आ सकता है, पैसा से क्या नहीं आ सकता है। हाँ, और फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे आए कि जो डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग तब से, डेवलपमेंट, ये कैसे मिलेगा डेवलपमेंट, कौन सा बेस्ट फैक्टर है डेवलपमेंट लेने का, डेवलपमेंट गेन करने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। एंड दैट इज मेजर बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एंड सेकेंड वन इज एजुकेशन, मेजर बाय means year of schooling. Third, standard of living measured by per capita income in PPP. PPP is purchasing power parity. PPP is purchasing power parity. एक्चुअली में ये परचेजिंग पावर पैरिटी ये होता है कि लेट्स सपोज हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम कम है और किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वो ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जो कंट्री है वहां के लोग बहुत ज्यादा ही खुश हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज कि अमेरिका में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका का जो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में इंडिया का एक पीपल है जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन उसके इनकम के अकॉर्डिंग अमेरिका में महंगाई भी ज्यादा है, तो उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो उसको ज्यादा महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन भी वहां ज्यादा है, तो ये डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बता सकते कि आप वहां का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा अमीर है, वो ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बियर करेगा, और यहां का पर कैपिटा इनकम कम है तो वो उसका लाइफ स्टैंडर्ड कम होगा। यहां पे पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन इन्फ्लेशन भी तो कम है। यहां पे जो चीज यहां अमेरिका में जो चीज अमेरिका में अगर $1 का मिल रहा है वो वहां ₹1 का मिल रहा है, जस्ट वहां $1 और ₹1 को ऐसा कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा बस समझाने के लिए। वैसे तो $1 में ₹80, 85 समथिंग, तो हमारे वहां जो $1 का वैल्यू है हमारा ₹1 वो चीज है, हम ₹1 के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो वहां पे इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा के साथ साथ इन्फ्लेशन भी ज्यादा है वहां, तो हम ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते कि उसका पर कैपिटा इनकम मेरा इतना ही है, उसका इतना हो रहा है तो हमसे उतना गुना ज्यादा अमीर है। अगर उसका पर कैपिटा इनकम मेरे से 5 गुना ज्यादा अमीर है तो वो अपने देश में मेरे देश का जैसा लिविंग स्टैंडर्ड हम जी रहे हैं वो मेरे से 5 गुना ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड जी रहा है अपने देश में, ऐसा नहीं है। उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो उसके देश में महंगाई भी ज्यादा है। लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा तो जरूर है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि 5 गुना ज्यादा नेशनल इनकम मेरे से है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड 5 गुना ज्यादा होगा, नहीं। उसके कंट्री में महंगाई भी ज्यादा है, मेरा पर कैपिटा इनकम कम है मेरे देश के अकॉर्डिंग, तो मेरे देश में महंगाई भी कम है, तो जो चीज उसको 5 में मिलेगा वही चीज मेरे देश में हमको आई थिंक ₹100 में मिल जाए। तो जिस चीज का फैसिलिटी वहां पे ले रहा है उसी चीज का फैसिलिटी हम यहां भी ले लेंगे उतने ही कम पैसे में। ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। खरीदने का जो पावर है जो इन्फ्लेशन पे डिपेंड कर रहा है वो अलग अलग होता है। ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो बाय प्रीफिक्सिंग
human to develop, the UNDP makes a clear that what happens to the citizens is more important than the size of the economy. हाँ, इकोनॉमी का जो साइज है, कितना जीडीपी है, कितना बड़ा कितना छोटा, उस पे डेवलपमेंट मैटर नहीं करता. डेवलपमेंट मैटर करता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का कंडीशन कैसा है, ह्यूमन एजुकेशन में, हेल्थ में, लिविंग स्टैंडर्ड में, लोगों का कंडीशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेटा 2022 का डेटा, श्रीलंका रैंक्ड 28, ड्रामेटिकली आउट परफॉर्म्स इंडिया, रैंक 134 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो जीडीपी हमारा श्रीलंका से बहुत ज्यादा है. जीडीपी हमारा श्रीलंका के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो रियल मेजर है डेवलपमेंट मेजर करने का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हम 134th रैंक पे हैं, और ऐसे जीडीपी में हम 4th रैंक पे हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 134 रैंक पे हैं. ये है रियलिटी. और जो दो इंपॉर्टेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में श्रीलंका 76.6 और हम उससे कम हैं 67.7. स्कूलिंग ईयर्स की कितने बच्चे स्कूल, कितने से कितने ईयर के बच्चे, लाइक 16 to 14 ईयर के कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 16 to 14 ईयर के बच्चे कितने परसेंट स्कूल में इनरोल्ड हैं और कितने स्कूल में इनरोल्ड नहीं हैं. दैट इज स्कूलिंग ईयर्स. श्रीलंका में 11.2, हमारे यहां मात्र 6.5. ये सारे मेजर्स हैं डेवलपमेंट के, ना कि जीडीपी. और हम इस मेजर में बहुत पीछे हैं. जीडीपी में 4th नंबर पे हैं, बट ये सारे जो मेजर्स हैं उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं. श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री जिसका जीडीपी हमसे बहुत कम है, लेकिन वहां के लोगों का कंडीशन हमसे बहुत अच्छा है. जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग ईयर्स, उसमें हमसे आगे है वो. तो डेवलप्ड नेशन इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड श्रीलंका हुआ, ज्यादा डेवलप्ड श्रीलंका. अनफॉर्चुनेटली कहने में दुख हो रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा डेवलप्ड, एक्चुअली में जो डेवलप्ड, बस जीडीपी के बेसिस पे नहीं, एक्चुअली में जो डेवलप्ड नेशन है इंडिया से ज्यादा, वो श्रीलंका है. दोनों मेजर पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग ईयर्स. ये समझना है, और ये सिर्फ समझना नहीं है, इस चीज से कंसर्न भी होना है कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. आई होप आप लोगों को भी ये डेटा देख के थोड़ा दुख हो रहा होगा कि हम ह्यूमन एसडीआई पे 134 रैंक पे हैं. कितना पीछे हैं. रफली 200 मेजर कंट्रीज हैं, उसमें हम लोग 134th रैंक पे हैं. कितना पीछे हैं हम लोग. सेम चीज मैं समझा रहा था कि आप वो वैसे सारे कंट्री जिनका जीडीपी हमसे कम है, उन कंट्री में जाकर ट्रैवल करो और देखो कि कंडीशन क्या है हमारे देश से. तुम ये पाओगे कि नहीं, उनका कंडीशन बहुत अच्छा है हम लोगों से, इवन दो उनका जीडीपी हमसे कम है. तो एक्चुअली में क्या चीज है जिसमें डेवलपमेंट किया जा सकता है, डेवलपमेंट मेजर किया जा सकता है, वो ये सारे फैक्टर्स हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि निकाला जा रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे, स्कूलिंग ईयर्स के बेसिस पे, जिसमें हम लोग बहुत पीछे हैं. हमारा जो पड़ोसी है, जो वो इंडिया का मैप, जब भी इंडिया का मैप होता है तो साथ में श्रीलंका हमेशा आता है. बिल्कुल छोटा सा एक, उस छोटे से कंट्री का कंडीशन हमसे बहुत अच्छा है. तो इस पे बस ये डेटा, इसको बस पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी है कि कैसे हम अपने देश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. स्कूलिंग ईयर, एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है. तो इस पे काम भी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ आवर नेशन,
Now it's our responsibility to improve the condition of India. Doing more with less. बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो जीडीपी वगैरह में हमसे बहुत कम है, बट फिर भी उनका कंडीशन हमसे बहुत ज्यादा आगे है. Both Nepal and Bangladesh have lower per capita income than India, but higher life expectancies. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? हेल्थ, जो ज्यादा हेल्दी रहेगा उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रहेगा. अभी हम लोग क्या देखे थे कि हेल्थ और एजुकेशन दो ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो हेल्थ में आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन में आ गया स्कूलिंग ईयर. तो नेपाल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70.5 ईयर्स. बांग्लादेश का 73.3 ईयर्स. सो ये समझना है, ये है ट्रू डेवलपमेंट. ट्रू डेवलपमेंट efficiency means the translating economic output directly into human longevity and knowledge. Human longevity means life expectancy and knowledge. Again, अगर कंक्लूसिव तरीके से बोला जाए तो एजुकेशन जो जिसमें स्कूलिंग ईयर आता है, नॉलेज आता है, एंड हेल्थ जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं डेवलपमेंट के. तो उन सारे अभी तक जो भी डिस्कस किया गया है उनको एक वर्ड में कंक्लूड किया जाए, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अबाउट डेवलपमेंट, व्हाट वर द बेसिक फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट. तो उन सारे कंक्लूजन का अगर एक लाइन का, उन सारे डिस्कशन का एक लाइन में कंक्लूजन दिया जाए तो एजुकेशन एंड हेल्थ आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स that determine development status of any nation. That's it. पूरे उस एक घंटे के डिस्कशन का एक सिंगल लाइन में कंक्लूजन निकाला जाए अबाउट डेवलपमेंट, तो एजुकेशन एंड हेल्थ आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इकोनॉमी एंड मेनी मोर थिंग्स आर जस्ट अ सेकेंडरी मैटर्स. Secondary things. Education and health are the two most important factors that determine development. The ultimate constraint sustaining the future. अभी डेवलपमेंट का बात किया जाए तो हमारा डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी प्रेजेंट के डेवलपमेंट में हम इतना अंधा हो जाए कि फ्यूचर के लिए वो बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दे. डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, लेकिन डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए. डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन अभी प्रेजेंट के डेवलपमेंट में हम इतना अंधा हो जाए कि फ्यूचर में जो रिसोर्सेज का नीड है वो कम पड़ जाए. दैट इज वाई वी शुड सस्टेन द फ्यूचर बाय डूइंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्योंकि अभी हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला डेवलपमेंट का कुछ बेसिक फीचर देखें, फिर डेवलपमेंट में एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट है. जो सबसे बड़ा मिथ है कि मनी ही डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है, उस मिथ को क्लियर किए. ठीक है, तो मनी सबसे बड़ा फैक्टर नहीं तो क्या है फिर उस लाइन पे आए, कंक्लूजन पे आए कि एजुकेशन और हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट स्टेटस मेजर करने का.
उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोग समझ रहे हैं वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इस पूरे डेवलपमेंट कराने के प्रोसेस में, प्रेजेंट का डेवलपमेंट कराने के प्रोसेस में हम इतना एग्रेसिव हो जाएं कि उन सारे चीजों का जिनका रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट कराने के लिए, उनको अभी ही एक्सप्लॉइट कर दे और फ्यूचर के लिए कुछ छोड़े ही ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही ना। तो डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के प्रोसेस में फ्यूचर को ध्यान देते हुए ही डेवलपमेंट पे चलना है। Renewable resources can still be exhausted if extraction exceeds nature's replenishment. एक वर्ड है रिप्लेनिश, उसी से बना है या रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिश मीन्स एग्जॉस्ट होना, खत्म होना। कुछ डेटा दिया हुआ है, लाइक 300 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया रिपोर्टेड ग्राउंड वाटर डिक्लाइन ओवर 4 मीटर्स। अब क्योंकि वाटर का इतना एग्रेसिव तरीके से यूज कर रहे हैं हम लोग, और वाटर का यूज कर ही रहे हैं, और सेकेंड चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है, जो इतना कंक्रीट, इतना सारे पूरा अर्थ सरफेस कंक्रीट से कवर हो रहा है, एम्प्टी लैंड नहीं है, सॉइल के फील्ड नहीं है जिससे पानी ग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व कर सके। अब कंक्रीट का फॉर्मेशन है, लेट सपोज कंक्रीट का फॉर्मेशन है दैट डू नॉट अलाउ वाटर टू सीप इनसाइड द लेयर ऑफ सॉइल्स। वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द अर्थ surface, and that concrete surface will not allow the water to seep inside and stored. तो वाटर का एक्सेसिव यूज और कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट का होना, ये दोनों चीज ग्राउंड वाटर, जो वाटर स्टोरेज है ग्राउंड वाटर में, उसको डिक्रीज कर रहा है। और एक डेटा है कि देश के लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में, 300 डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर का जो लेयर है वो 4 मीटर नीचे गया। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग रिजर्व्स। In 25 years, 60% of India will face this crisis if pattern don't change. तो रिजर्व्स, जो भी रिसोर्सेज रिजर्व्ड हैं, उनको यूज कर रहे हैं एग्रेसिव तरीके से, ओवर यूज करके। वाटर लेवल घटते जा रहा है। अगर यही चलते रहा, कंडीशन यही रहा, अगर हम अभी इस प्रेजेंट के डेवलपमेंट में हम इतना पागल हो गए हैं, इतना अग्रेसिव हो गए हैं, और उस प्रेजेंट के डेवलपमेंट में ये नहीं दिख रहा है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, अगर इन चीजों पर कंट्रोल नहीं किया गया तो एक डेटा के अकॉर्डिंग आने वाले 25 सालों में जो ये प्रॉब्लम दिख रहा है, 300 डिस्ट्रिक्ट्स में 1/3 रिजर्वर में ओवर यूज हो रहा है, ये सारा क्राइसिस, वाटर का क्राइसिस और जो भी नेचुरल रिसोर्स का क्राइसिस है, लगभग 60% इंडिया उस चीज का क्राइसिस फेस करेंगे। तो डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तब से, बट डेवलपमेंट में इतना भी ब्लाइंड नहीं हो जाना है कि प्रेजेंट के डेवलपमेंट में फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। यहीं से एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली कि while doing development process
we should take care of two things. First, environment. And second, to save the resources for future generation. Two important factors for sustainable development: protect environment, and second, save resources for फ्यूचर जनरेशन. अगर ये दो चीज है, मींस डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो रहा है, और फ्यूचर को बचाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट है. फ्यूचर को बचाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कैसे? क्या चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस के टाइम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखें और रिसोर्सेज को बचा के रखें. हाँ, कुछ डेटा. द ticking clock of the non-renewable resources. At the current extraction rates, the world's 1,732,000 million barrel of crude oil reserves will last exactly 47 years. जो हम क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, जिस रेट से हम इन ऑयल्स को यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एज वी नो. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये रिन्यू तो हो नहीं रहे हैं, मीन्स ये लिमिटेड फॉर्म में है, लिमिटेड अमाउंट में है, और ये एक टाइम पे खत्म होंगे. Geopolitical disparity. The Middle East has reserve for 70 years. The USA has reserve for only 10.5 years. Driving military and the economic strategies to secure external oil. ये कंडीशन है. कितना डेंजरस जोन में आ गया है ये वर्ल्ड, कितना प्रॉब्लम है. पूरे वर्ल्ड में हमारे यहां मात्र 40 इयर्स ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो 47 इयर्स का ही रिजर्व ऑयल बचा हुआ है. जियोपॉलिटिकल डिस्पैरिटी में देखें कि अलग अलग देश में कितना सालों का रिजर्व ऑयल है, तो मिडिल ईस्ट में एक सऊदी अरबिया, ईरान वगैरह कंट्री के पास 70 सालों का और रिजर्व ऑयल बचा है. यूएसए के पास मात्र 10.5 इयर्स का रिजर्व ऑयल बचा है. इसके बाद कंडीशन क्या होगा? इट्स अ वेरी कंसर्निंग मैटर. जस्ट थिंक अबाउट इट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यूज द रिसोर्सेज, जस्ट वेस्ट द रिसोर्सेज. इट्स नाउ इट्स बिकम वेरी वेरी कंसर्निंग मैटर. जस्ट थिंक, बस एक डल स्टूडेंट की तरह बस चीजों को समझना रटना नहीं है. ये नॉलेज जो दिया जा रहा है बस एग्जाम मात्र नहीं है. एग्जाम के लिए इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ नहीं है. इन चीजों का नॉलेज गेन करना है और प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करना है. So non-renewable resources are fixed stock. Once exhausted, the current model of development halt completely. जो भी चल रहा है सब थम जाएगा, सब रुक जाएगा. That is why we must
वी मस्ट थिंक अबाउट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे तो और भी कोई अल्टरनेटिव तरीका आना चाहिए, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बचा के भी चले तो कितना बचाएंगे? अगर हम बचा के चले तो ये 70 ईयर 80 ईयर हो जाएगा, ये 47 ईयर 57 ईयर हो जाएगा। तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना ही है, एक टाइम पे तो खत्म होगा ही ये। और आ भी रहे हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, लाइक हाइड्रोजन फ्यूल, मीथेन, इथेनॉल, ये सारे अल्टरनेटिव्स आ भी रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पेट्रोल का यूज नहीं कर रहे हैं, आने भी चाहिए। तो हम लोग फाइनली इस कंक्लूजन पे आए कि डेवलपमेंट तो है इंपॉर्टेंट, बट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चलना है। इन रिसोर्सेज को देखते और समझते हुए चलना है। We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. ये चीज समझना है कि हम अपने फोर फादर से इनहेरिटेड नहीं किए हैं, हम अपने बच्चों से ये उधार लिए, यानी कि हम अभी का जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल for our upcoming generation. They will ask to us what you saved for them. So income is tool, not a goal. Conclusions: income are tool, not a goals. Average makes the reality of vulnerable. Public facility generate higher quality of life than private wealth. True development must human सेंट्रिक एंड टेम्परली सस्टेनेबल। पूरे चैप्टर का क्रक्स है ये 4 पॉइंट, पूरे चैप्टर का क्रक्स है ये 4 पॉइंट। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल।